मेरे प्यारे हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप दिगंत भाग 2 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पाठ जूठन पर व्याख्यान सुनेंगे। तो व्याख्यान सुनने के लिए आप लोगों को पुनः एक बार स्वागत है। पाठ हम शुरू करते हैं। आज का विषय है जूठन। जिस जूठन के प्रथम व्याख्यान में आप लेखक के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, पाठ का सारांश और फिर सप्रसंग व्याख्या पर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले लेखक परिचय से, क्योंकि परीक्षा में लेखक के जीवन वृत्त से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हम शुरू कर रहे हैं। जूठन पाठ के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपने देख लिया कि इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, और इनके माता पिता का नाम मुकुंदी देवी छोटन लाल। माँ का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल है। शिक्षा में आप देख रहे हैं, इनकी शिक्षा नियमित शिक्षा 12वीं कक्षा तक ही हुई। उसके बाद ये नौकरी में चले गए और व्यक्तिगत रूप से यानी प्राइवेट से इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया, लेकिन यह एमए इन्होंने नौकरी करते हुए किया है। नौकरी इन्हें 12वीं कक्षा में ही हो गई थी। आप यहाँ पर देख लीजिए, वृत्ति में इसको स्पष्ट भी मैंने कर दिया है। वृत्ति 12वीं कक्षा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांद्रा चंदपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी की, और तब ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी हुए संप्रति। यानी इसके बाद, अब इसके बाद हम बात करते हैं सम्मान। इन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1993 में, परिवेश सम्मान मिला 1995 में, और फिर जयश्री सम्मान 1996 में, कथा क्रम सम्मान 2000 में इनको मिला। इनकी रचनाओं पर जब हम बात करते हैं तो इन्होंने जूठन नामक आत्मकथा लिखा। सलाम घुसपैठिए नामक कथा संग्रह है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, और फिर अब और नहीं, ये काव्य संग्रह है। तो इस तरह आपने इनकी रचनाओं को देखा। इन्होंने महाराष्ट्र में रहने के क्रम में महाराष्ट्र में एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था मेघदूत। वह संस्था नाट्य संस्था थी। तो इस तरह आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे नाटक इत्यादि खेला करते थे। अपने मनोभाव को उसके माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाते थे। अब हम जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश शुरू करते हैं। इससे पहले आप जान लें कि जूठन दलित साहित्य है। दलित साहित्य आधुनिक साहित्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। खासकर मराठी साहित्य में दलित साहित्य एक वेग से चला।
जिसका प्रभाव संपूर्ण भारतीय साहित्य पर पड़ा और उसी के तहत हिंदी साहित्य में भी दलित साहित्य की परंपरा चल पड़ी। उसी दलित साहित्य में ये जूठन भी है और आपने देख भी लिया कि मराठी साहित्य, मराठी संस्कृति के प्रभाव में लेखक बहुत दिनों तक रहे। वहीं पर उन्होंने नौकरी की, मुंबई वास किया, तो इस कारण जूठन उनका अत्यंत महत्वपूर्ण दलित साहित्य है। उनका ही नहीं बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आज जितने सारे दलित साहित्य लिखे गए हैं उन सारे दलित साहित्यों में इनका जूठन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें लेखक ने अपने जीवन वृत्त, यह वास्तव में गद्य की आत्मकथा है। गद्य की विधा के रूप में यदि इस पर विचार किया जाए तो यह आत्मकथा है। गद्य के रूप में यह आत्मकथा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लेखक ने अपने जीवन की कथा को बिल्कुल साहित्यिक अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन की दर्दपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया है। यह घटना सिर्फ लेखक के जीवन की घटना नहीं बल्कि तमाम दलितों के जीवन की घटना है। जूठन पाठ दलित साहित्य के अंतर्गत आता है। लेखक बचपन में पढ़ने के लिए विद्यालय जाते थे, परंतु उनसे वहाँ शीशम की डालियों से विद्यालय की सफाई करवाई जाती थी। लेखक को उस व्यवहार से बड़ा कष्ट होता था, परंतु दलित परिवार के होने के कारण सब कुछ सहना पड़ता था। एक दिन पिता ने लेखक को सफाई करते देख लिया। मन में बड़ा आक्रोश हुआ, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। उन दिनों लेखक के परिवार और पड़ोस के लोग मालिकों के यहाँ मवेशी के गोबर आदि की सफाई का काम करते थे। जाड़े के मौसम में यह काम बड़ा तकलीफ देह हुआ करता था। इसके लिए मजदूरी के रूप में प्रति जानवर 2.5 सेर अनाज प्रति वर्ष मिलता था। इसके अतिरिक्त उन्हें मालिकों के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज होने पर जूठन मिलता था, जिसे वे बड़े उत्साह से ग्रहण करते थे। जूठन की पूरियों को सुखाकर वे आनंद के साथ बाद में खाया करते थे। जूठन के अतिरिक्त भोजन मांगने पर उन्हें मालिकों के द्वारा बड़ा जलील होना पड़ता था। मवेशियों के मरने पर लेखक के परिवार या पड़ोस के लोगों को ही हटाना पड़ता था। उन्हें मालिक की तरफ से कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये चमार जाति के लोग मवेशी की खाल उतार कर बेच लेते थे। उनसे जो आमदनी होती थी वही उनकी मजदूरी होती थी। एक मवेशी की खाल 10 से 15 रुपये में बिक जाती थी। एक बार लेखक के मालिक का मवेशी मर गया। घर में न पिता थे और न माँ, भाई। माँ ने चाचा को तैयार किया, उसके साथ लेखक को भी जाना पड़ा। चाचा के साथ लेखक ने भी खाल उतारने का काम किया। शरीर खून के धब्बों से लथपथ हो गया था। चाचा ने खाल को कपड़े में लपेटकर माथे पर उठाया। कुछ दूर निकलने के बाद लेखक को दे दिया। लेखक खाल उठाने से हिचक रहे थे, क्योंकि रास्ते में उनका विद्यालय पड़ता था। उनके साथी उन्हें इस रूप में देखकर घृणा करेंगे। मजबूरी में लेखक माथे पर खाल लेकर घर पहुंचा। बहुत परेशान हो गया। उन्हें देखकर माँ रो पड़ी। भाभी ने दोबारा इस तरह का काम न करवाने की बात कही। कालक्रम से लेखक अधिकारी बन गए। समय बदल गया। वे मुंबई शहर में रहने लगे। गांव के मालिक परिवार का एक सदस्य नौकरी के साक्षात्कार के लिए वहां पहुंचा। पता घर से ही ले लिया था। रात में उन्हीं के आवास पर रुका। बड़े आदर के साथ भोजन किया। लेखक को पुरानी यादें कुरेदने लगी। गांव के मालिक सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में लेखक की मां दिन रात एक कर काम करती रही, बदले में कोई मजदूरी नहीं ली। बारातियों के भोजन करने के बाद जब उसकी मां ने घर के लिए थोड़ा सा भोजन मांगा
तो उसे गाली देकर भगा दिया। जिस मालिक ने उसकी मां को अपमानित कर भगा दिया, उसी का पोता उसके घर रस ले लेकर भोजन करता है। जूठन खाने वाले परिवार के यहाँ ऊंची जाति के लोगों को खाना पड़ रहा है, वैसे अब भी बहुत दलितों का जीवन यथावत है। इसके सारांश को आप एक बार फिर से समझ लें कि लेखक दलित जाति के अंतर्गत था, चमार जाति के सदस्य थे, चमार जाति के थे। उन दिनों चमार जातियों के लोगों को बड़ा अपमानित जीवन जीना पड़ता था। इस कहानी के अनुसार बहुत ही अपमानित जीवन जीना पड़ता था। लेखक बचपन में जब स्कूल पढ़ाई के लिए गया, उम्मीद तो थी कि स्कूल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन दलित परिवार के सदस्य होने के कारण शिक्षक और उसके अन्य छात्रगण उन्हें अपमानित करते हैं। पढ़ने के बदले उन्हें शीशम की टहनियों से पूरे विद्यालय की सफाई करने का आदेश देते हैं। लेखक 1-2 दिन डर के मारे सफाई करता रहा। तीसरे दिन वह विद्यालय के एक वर्ग के कोने में चुपचाप बैठ गया, लेकिन वहीं पर छात्र की नज़र पड़ गई। एक छात्र की नज़र पड़ी, उसने शोर मचा दिया। फिर क्या था, हेडमास्टर साहब जो कलीराम के नाम के थे, यानी कलीराम नामक हेडमास्टर साहब ने उन्हें गर्दन पकड़कर उठा लिया। जिस तरह एक भेड़िया बकरी के बच्चे को गर्दन पकड़कर उठा लेता है, उसी तरह उसकी गर्दन पकड़ के उठा के पटक दिया बरामदे पर और उसे पूरे कैंपस विद्यालय के मैदान की सफाई करने का पुनः आदेश दिया। लेखक डर के मारे क्या करता, मैदान की सफाई करना शुरू किया। प्यास से मन बेचैन, पूरा बदन धूल से भर गया, मुंह में धूल भर गई। डर के मारे वह सफाई करता रहा। संयोग से पिताजी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बेटे को सफाई करते देख उनका क्रोध साथ में आसमान पर पहुंच गया। आग बबूला हो गए, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उनकी आवाज सुनकर सारे शिक्षक बाहर निकल आए। ऐसी स्थिति में हेडमास्टर ने उन्हें डांटते हुए, गाली देकर, धमकाते हुए भगा दिया। डर के मारे वे क्या करते, मजबूर थे, लाचार थे। लेकिन उस समय उसके भीतर बड़ी निर्भीकता आ गई। बेटे को ले लिया, चल दिया। तो इस तरह दलित परिवार का पिता भी अपने बेटे को इस दशा में देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। हेडमास्टर साहब ने उसे गाली देकर धमकाया जरूर, निर्भीकता से उन्होंने मुकाबला भी किया, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। आगे चलकर लेखक यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि उन दिनों चमार जाति के लोगों को अपने मालिकों के यहाँ मवेशी के घरों को साफ करना पड़ता था। एक व्यक्ति 10-15 घरों में या अपनी क्षमता के मुताबिक 8-10 घर ही कह लें, सफाई का काम करते थे। खासकर जाड़े के मौसम में यह काम बड़ा तकलीफ देह हो जाता था, क्योंकि पशुओं के बैठने के लिए पत्तियां डाली जाती थी और उन पत्तियों से गोबर को चुनना बड़ा कष्टकर था। गोबर चुन चुन कर वे बाहर निकालते थे, यानी पशुओं के मवेशी खाना को वे साफ करने का काम करते थे और भी जगहों पर सफाई का काम करते थे। यह काम खासकर जाड़े के मौसम में बड़ा तकलीफ देह। इसके बदले में उन्हें एक वर्ष में प्रति फसल, एक वर्ष में एक पशु पर 2.5 सेर अनाज मिलता था। एक आदमी यदि 10 पशुओं की सफाई करता है तो उसे वर्ष में 25 सेर अनाज सिर्फ मजदूरी के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें
दोपहर में रूखी सूखी रोटी दी जाती है, चोकर मिला हुआ। कभी कभी तो कुछ लोग चोकर मिला के उन्हें रोटी बनाकर खिला देते हैं। और कभी कभी जूठन भी दिया जाता है। खासकर शादी ब्याह या श्राद्ध के अवसर पर भोज का आयोजन होता है, जिस भोज के आयोजन के क्रम में लोगों का जूठन पत्तल इन्हें दिया जाता है, इनके टोकरों में डाला जाता है और वे उसी जूठन को झाड़ झाड़ कर घर में एकत्रित करते हैं। और फिर उसमें यदि कोई पूरी इत्यादि है तो उसे सुखाकर बाद में बड़ा रस ले लेकर, कभी सुखाकर नमक मिर्च डालकर, कभी गुड़ के साथ, इस रूप में वे खाते हैं बड़े आनंद के साथ। जिसके बाराती में कम जूठन मिला उस बाराती की ये बुराई करते हैं, जिसके बारातियों में उन्हें अधिक जूठन मिलता उसकी बड़ाई करते हैं। इस तरह ये लोगों का जीवन जूठन पर आधारित है। इतना ही नहीं, मालिकों के घर में यदि कोई मवेशी मर गया तो उस मवेशी को उठाना, उसकी खाल उतारना, यह सब काम इन लोगों का था। इसके एवज में मालिक से उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। वे मुजफ्फरनगर में खाल बेचकर 10-15 रुपया एक मवेशी पर कमा लिया करते थे। यही उनकी मजदूरी होती थी। लेखक की स्थिति सुधर गई, नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, स्थिति बदल गई। अब उसका रहन सहन बदल गया। संयोग ऐसा है कि गांव के ही एक मालिक परिवार का सदस्य उसके यहाँ पहुंचा सरकारी नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए। रात में टिका, पता भी ले लिया था उसी के यहाँ से, गांव से ही पता ले लिया था। वहाँ रुका, भोजन किया। जूठन जिसका जो खाता था उसी के यहाँ मालिक परिवार का एक सदस्य भोजन करता है और बड़े प्रेम से आनंद के साथ रस ले लेकर भोजन करता है। उसकी बड़ाई वह करता है। लेकिन याद रहे, उसकी बड़ाई सुनकर लेखक की पत्नी तो भीतर से बहुत खुश हुई, लेकिन लेखक भीतर ही भीतर बड़े उधेर बुन में पड़ गया। उसे पुरानी याद सताने लगी। उसे याद आने लगा कि जिसका पोता आज मेरे घर रस ले लेकर भोजन कर रहा है, बड़े आनंद के साथ बड़ाई कर रहा है, उसी का दादा की बेटी की शादी थी। शादी में मां ने कई दिनों तक बिना मजदूरी काम किया, जी जान लगाकर परिश्रम किया, कोई मजदूरी नहीं ली। बारातियों के भोजन के बाद उसने थोड़ा सा भोजन घर के लिए मांगा तो मालिक ने उसे डांट डपट कर, अपमानित कर घर से भगा दिया। इस तरह उसे पुरानी बातें सताने लगती है। एक बार लेखक के मालिक ब्रह्मदेव जी का बैल मर गया। रास्ते में सूचना दी गई लेखक के परिवार को। संयोग ऐसा था कि घर पर न पिता थे न भाई थे। अब क्या होगा? कोई दूसरा उठाएगा नहीं। लेखक की मां ने चाचा से आरजू विनती की। चाचा तैयार हो गए, लेकिन कहा एक आदमी सहयोग करने वाला तो कम से कम मुझे चाहिए। अंत में क्या किया जाता? लेखक उस समय विद्यालय में था। विद्यालय से बुलवाया गया। 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। विद्यालय से बुलवाया गया। वह बालक चाचा की सहायता करता रहा। बैल की खाल उतारी गई, उसमें लेखक ने भी सहयोग किया। खाल को कपड़े में बांधकर लेखक के चाचा चले घर की ओर। कुछ दूर चलने के बाद थक गए। लेखक को दे दिया माथे पर रखने के लिए। लेखक बहुत विनती किया कि अभी मुझे मत दीजिए, इसलिए कि रास्ते में विद्यालय है। विद्यालय का कोई छात्र मुझे देखेगा, कल मजाक मेरा उड़ाएगा। इस अपमान से बचने के लिए वह हिचकिचाते रहा। वह लेने
से इनकार करते रहा, लेकिन इनकार कर नहीं पाया। चाचा ने उसके माथे पर डाल ही दिया। मजबूरी में क्या करते, जैसे तैसे नजर बचाकर घर पहुंचे। लेखक की दशा देखकर मां रो पड़ी। जिस बेटे से उसे बड़ी उम्मीद थी, सोचा था कि यह बड़ा अधिकारी बनेगा, चोरों के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस गंदगी में कभी नहीं जाएगा, उसे आज ऐसी परिस्थिति देखना पड़ रहा है। पूरा बदन परेशान था, बहुत दयनीय स्थिति, शरीर में जगह जगह खून के धब्बे, कदम उठ नहीं रहा था थकान के कारण। बेचैन देखकर मां रो पड़ी। जिस बेटे से उसे बड़ी उम्मीद थी, उस बेटे को यह चमारों का काम करते देखकर, गंदगी भरा काम करते देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। भाभी ने भी मां से कहा कि इसे कम से कम इस काम में नहीं लगाइए। इस तरह आपने देखा कि लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं के माध्यम से संपूर्ण चमार जाति के जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लोगों की नज़र खोलने का काम किया है कि आपके लिए, देश के लिए यह इतना कर रहा है, बदले में उसे क्या मिल रहा है। तो इस तरह यह संपूर्ण चमार जाति के जीवन का एक सुंदर एल्बम पेश किया है अपने जूठन नामक आत्मकथा में। अब हम सप्रथम व्याख्या पर बात करते हैं। पहला है, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। यहाँ दो बात की गई है। एक तरफ ये दलित वर्ग कठोर परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। अधिक परिश्रम के बदले यदि मजदूरी अधिक मिले तो परिश्रम करना सार्थक होता है। यहाँ तो परिश्रम भी किया जाता है, मजदूरी भी नहीं दी जाती है। और फिर एक ऐसी सामाजिक परंपरा का विकास है जिसमें मजदूरी नहीं लेने की परंपरा बन जाती है। इस तरह लेखक ने इसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि दलितों को अधिक काम तो करना है, मजदूरी नहीं लेनी है, कम से मजदूरी। यह एक षड्यंत्र का खेल है। उच्च वर्ग के द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया गया है, ऐसी सामाजिक परंपरा का निर्माण किया गया है जिसके चलते ये दलित वर्ग दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे हैं। अधिक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, भरपेट भोजन नहीं मिलता है। इस कारण वे लगातार गरीब के गरीब बने हुए हैं, बल्कि और गरीब होते जा रहे हैं। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं। यह क्रूर समाज का करतूत है जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र किया गया है। सामाजिक परंपरा का निर्माण, जैसे शादी ब्याह में मजदूरों को काम तो करना है, मजदूरी नहीं लेती, बेकार काम करना है, इस तरह की परंपरा का निर्माण किया गया है। अब इसी को आप यहाँ पर एक व्यवस्थित व्याख्या के रूप में देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के दिन के क्रूर समाज का चित्रण किया है। उन दिनों समाज में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था। दलितों के साथ बड़ा बर्बर व्यवहार किया जाता था। ऊंची जाति के लोगों के द्वारा इनका बड़ा शोषण किया जाता था। ऐसी क्रूर सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें दलितों के श्रम का कोई मूल्य नहीं था। उनसे अत्यधिक कठोर काम लिया जाता था, बदले में मनमानी मजदूरी दी जाती थी। ऐसी मजदूरी मिलती थी कि उनसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। कठोर श्रम कर उचित मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये दलित दिनों दिन निर्धन ही होते जा रहे थे। इस प्रकार क्रूर सामाजिक व्यवस्था के कारण ये दलित वर्ग निर्धनता का शिकार बने रहते थे। ऐसी क्रूर सामाजिक व्यवस्था वास्तव में इन दलितों को निर्धन बनाए रखने का एक षड्यंत्र ही माना जाएगा। अब हम
दूसरी व्याख्या पर बात करते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। इसमें लेखक ने अपनी जो घिनौनी जिंदगी थी, नौकरी मिलने के बाद उसे अपनी घिनौनी जिंदगी, पुरानी जिंदगी से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन सबको तो नौकरी नहीं मिली है। बहुत ऐसे हैं जिन्हें आज भी लेखक को जिस तरह बचपन में झेलना पड़ा, वैसी जिंदगी जीना पड़ रहा है। प्रस्तुत गद्य, इसी को हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से सजा कर लिख दिए हैं। प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्देश्य, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के अतीत और वर्तमान का चित्रण करते हुए दलितों के दुर्गंधपूर्ण जीवन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। लेखक चमार परिवार का सदस्य है। उसे बचपन में बड़ा अपमान झेलना पड़ा। स्कूल में पढ़ाई के बदले सफाई करना पड़ा। मालिकों के यहाँ सफाई का काम करना पड़ा। सरकारी नौकरी के कारण उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब पुराने घिनौने काम से उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन अभी भी बहुत से गरीब दलित हैं जिन्हें पुराने ढंग से जीना पड़ता है। अर्थात वे मवेशियों की खाल उतारते हैं, मालिकों के यहाँ गोबर साफ करने का काम करते हैं, अमानवीय घिनौना कृत्य करना पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने गरीब दलितों के दुर्गंधपूर्ण जीवन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। अब तीसरा है, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बतलाऊंगा। इसमें लेखक ने खाल ले जाते समय रास्ते में विद्यालय पड़ा और फिर कोई छात्र न देख ले, इस डर का यहाँ पर चित्रण किया है। इसको हमने सजा कर लिख दिया है। प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के जीवन के दर्द का चित्रण किया है। लेखक के मालिक का बैल मर गया। घर में न पिता थे न भाई। माँ ने चाचा को तैयार किया, उन्हें एक सहयोगी चाहिए। फलतः लेखक को विद्यालय छोड़कर आना पड़ा। चाचा ने धीरे धीरे खाल उतारी। लेखक ने भी यथासंभव सहयोग किया। बाद में उस खाल को माथे पर रखकर घर चले। रास्ते में लेखक को रखने के लिए दे दिया। रास्ते में लेखक का विद्यालय पड़ता था। उसे खाल ढोते कोई छात्र देख न ले, इस बात का लेखक को डर लगा हुआ था। अपनी हीनता से बचने के लिए लेखक छात्रों से नज़र बचाकर निकलता गया। उसे डर लगा हुआ था कि यदि इस रूप में कोई साथी देख लेगा और पूछेगा यह क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब अंतिम अगला है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। इसको आप देखें। प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने दलितों के जीवन के दर्द का चित्रण किया है। ये दलित ऐसे हैं जो रात दिन खून पसीना एक कर परिश्रम करते हैं, मालिकों के काम में रात दिन लगे रहते हैं और मजदूरी के रूप में उन्हें सिर्फ जूठन मिलता है। ऐसी अपमानित मजदूरी पाने के बाद भी इन्हें मालिकों से कोई विरोध नहीं रहता। इन्हें अपनी दुर्गति पर न कोई शर्मिंदगी है न पश्चाताप। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है। ये ऊंची जाति के मालिकों के षड्यंत्र का ऐसा शिकार बने हुए हैं कि इन्हें अपनी दुर्गति पर भी कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। इस तरह आपने इस व्याख्यान को पूरा कर लिया। इस व्याख्यान में आपने देखा कि इसमें लेखक परिचय, पाठ का सारांश और सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। तो यह पाठ सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में। तो फिर एक बार धन्यवाद। हिंदी प्रेमी प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जूठन पाठ के दूसरे व्याख्यान पर बात करेंगे। तो बिना इधर उधर पर समय खर्च किए हुए सीधे पाठ पर हम उतरते हैं, क्योंकि बात बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात उतनी ही करनी चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि बोलने के क्रम में
व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। यह राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ी शक्ति है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। जूठन। जूठन पाठ का यह दूसरा व्याख्यान है। इस पाठ में आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात की जाएगी। सीधे तौर पर हम करते हैं। बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर से आरंभ। जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आप देखेंगे जूठन पाठ गद्य की आत्मकथा है। आप यहां पर देख लीजिए, आत्मकथा है तो पहले का हो जाएगा बी। दूसरा, जूठन पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं इस पाठ के लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि अर्थात सी होगा। तीसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? तो आप देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ए होगा। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम ए हो जाएगा इसका। स्कूल साफ करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस पेड़ की टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाने को कहा गया? तो इसका उत्तर होगा शीशम। शीशम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर झाड़ू बनाने के लिए कहा जाता था। स्कूल जाने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करने को कहा गया? तो वहां पर जाने पर इन्हें सफाई करने को कहा गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस कक्षा में चुपचाप बैठ गया? यहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि किस दिन कक्षा में चुपचाप बैठ गया? यहां देखिए, तीसरे दिन। तीसरे दिन, 2 दिनों तक तो वह डर कर कुछ कुछ काम करता रहा सफाई का। तीसरे दिन वह अपनी कक्षा में चुपचाप बैठ गया। तो तीसरा होगा ए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का नाम सुखवीर था, ए होगा। जसवीर और जनेश्वर लेखक के कौन थे? जसवीर और जनेश्वर लेखक के भाई थे, बी होगा इसका। ओम प्रकाश को पिता किस नाम से बुलाते थे? ओम प्रकाश को पिता मुंशी जी के नाम से बुलाते थे, अर्थात बी होगा इसका। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता की आवाज़ सुनकर शिक्षकों ने क्या किया? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता की आवाज़ सुनकर शिक्षक बाहर निकले, तो ए होगा इसका। कलीराम ने लेखक के पिता को क्या किया? कलीराम ने लेखक के पिता को गाली देकर धमकाया, अर्थात ए होगा। लेखक के परिवार के लोग कितने तागाओं के घर काम करते थे? 8-10 तागाओं के यहाँ काम करते थे। मवेशियों के दलान की साफ सफाई कब ज़्यादा कष्टदायक हो जाती थी? सर्दी में। सर्दी के मौसम में उसकी साफ सफाई ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि गोबर को पत्तियों पर से चुनना पड़ता था और ठंडा में पानी कीचड़ के बीच चुनना बड़ा कष्टप्रद होता था। मवेशियों का दलान साफ करने के एवज में प्रति मवेशी क्या मिलता था? 2.5 सेर अनाज, ए होगा इसका। मवेशियों का दलान साफ करने के एवज में मजदूरी कैसे मिलती थी? वार्षिक मजदूरी, फसल पर मजदूरी मिलती थी, वर्ष में एक बार, वार्षिक। शादी ब्याह के अवसर पर चूहरों को खाने के लिए क्या मिलता था? शादी ब्याह के अवसर पर चूहरों को खाने के लिए जूठन मिलता था, ए होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के आवास पर कौन गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के आवास पर उसके मालिक का पोता सुरेंद्र सिंह गया था, अर्थात ए। मरे हुए पशुओं की खाल कहाँ बिकती थी? मरे हुए पशुओं की खाल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बिकती थी। लेखक किसके पशु की खाल उतारने गया था? लेखक ब्रह्मदेव नामक मालिक के बैल की खाल उतारने गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहाँ से एमए किया? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने श्रीनगर विश्वविद्यालय से एमए किया। ओम प्रकाश ने महाराष्ट्र में किस नाट्य
नाट्यशाला की स्थापना की, मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की। ओम प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओम प्रकाश को कौन सम्मान नहीं मिला? ओम प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश की रचना कौन सी नहीं है? ओम प्रकाश की रचना ये तीनों तो है ही, ग्राम्या नहीं है। ग्राम्या के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश किस विभाग में अधिकारी बने? ओम प्रकाश रक्षा मंत्रालय में, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में अधिकारी बने। ओम प्रकाश के माता पिता का नाम क्या था? ओम प्रकाश के माता पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल है। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक आंसर शीट भी दे दिया गया है। आप इस आंसर शीट के सहारे आराम से चाहें तो अपना ऊपर जो है उसको अभ्यास के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हम विषयनिष्ठ शुरू कर रहे हैं। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटी? आपको ये पता होगा कि लेखक दलित परिवार के थे, चमार जाति के थे। वे बचपन में विद्यालय जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन दलित परिवार का सदस्य होने के कारण उन्हें वहाँ पर पढ़ाई के बदले सफाई करने का आदेश दिया जाता है। यही घटना घटी। लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए, परंतु वहाँ के हेडमास्टर कलीराम ने उनके साथ काफ़ी क्रूर व्यवहार किया। उन्हें शीशम की टहनियों की झाड़ू से पूरे विद्यालय को साफ करने का आदेश दिया गया। 2 दिनों तक तो बड़ी पीड़ा झेल कर लेखक विद्यालय की सफाई करते रहे, परंतु तीसरे दिन वे वर्ग के कोने में चुपचाप बैठ गए। किसी लड़के की नज़र पड़ गई, उसने शोर मचा दिया। कलीराम ने उनकी गर्दन पकड़कर उठा लिया और बाहर बरामदे पर पटक दिया। उन्हें पुनः सफाई करने का आदेश दिया। उन्हें मैदान में सफाई करते पिताजी ने देख लिया। क्रोध से वे तमतमा उठे और जोर जोर से बोलने लगे। कलीराम ने उन्हें गाली देकर भगा दिया, उनके पिता को। यह घटना घटी लेखक के साथ। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया? पिताजी ने स्कूल में देखा कि उसका बेटा पढ़ाई करने के बदले स्कूल की सफाई कर रहा है। उसके साथ बड़ा क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। उसके भोले भाले मासूम रूप पर उसे तरस आ गया। वह अतिशय क्रोधित हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसी को यहाँ हमने सजा कर लिख दिया है। पिताजी ने लेखक को स्कूल के मैदान की सफाई करते देखा। देखते ही वह क्रोधित हो गया, जोर जोर से बोलना शुरू किया। शिक्षकों के अपमान का भी निर्भीक होकर मुकाबला किया। आपने सुना कि उन्हें शिक्षकों ने बड़ा अपमानित किया, खासकर हेडमास्टर कलीराम ने गाली देकर धमकाया, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। यह जोर जोर से आवाज उठाते रहा। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? इसको आप देखें। अपने परिवार और पड़ोस के लोगों के द्वारा जूठन एकत्रित कर उसे चाव से भोजन करने की बात सोचकर लेखक भीतर से सिहर जाता है, भीतर से कांटे जैसा उगने लगता है। मालिकों के यहाँ शादी ब्याह आदि का भोज होने पर ये दलित लोग जूठन एकत्रित करते थे। जूठी पूड़ियों को सुखाकर ये लोग बड़े चाव से खाते थे। इन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। उसकी माँ भी इसी तरह का जीवन जी, माँ के साथ इसने भी देखा। वह सब पुरानी बात याद कर उसे कांटे के तरह चुभने लगते हैं। लेखक द्वारा मैदान में झाड़ू लगाने के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक शीशम की टहनियों की झाड़ू बनाकर मैदान की सफाई करते थे। पूरा बदन धूल से भर जाता था। मैदान बहुत बड़ा था। सफाई करने में उन्हें
बड़ी पीड़ा होती थी, कमर में दर्द होने लगा था, मुंह में धूल भर गई थी, थक कर चूर चूर होने पर भी वे आराम नहीं कर सकते थे। प्यास के कारण वे परेशान थे, फिर भी पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि नज़र कलीराम की लगी हुई थी। एकदम नज़र लगाए हुए थे कलीराम कि तनिक भी इधर उधर करेगा कि पिटाई करेंगे। स्कूल का हेडमास्टर कलीराम उन पर नज़र रखे था। घर में वे अपने भाइयों के लाडले थे, परंतु स्कूल में क्रूरतापूर्ण व्यवहार का शिकार हो गए थे। आगे है, गोबर उठाने के एवज में दलितों को क्या मिलता था। गोबर उठाने के एवज में दलितों को, गोबर उठाने के एवज में चूहरों को प्रतिवर्ष 2.5 सेर अनाज प्रति मवेशी मिल जाता था। 10 जानवर वाले घर से लगभग 25 सेर अनाज मिल जाता था। इसके अतिरिक्त चोकर मिला आटे से बनी रोटियां उन्हें दोपहर में दी जाती थी। कभी कभी जूठन भी दे दी जाती थी। शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज होने पर उन्हें जूठन दिया जाता था, उसे वे बड़े चाव से खाते थे। आगे है, तागाओं के घर शादी ब्याह के अवसर पर चूहरों को क्या मिलता था। तागाओं के घर, तागाओं का मतलब यहाँ मालिक वर्ग को तागा कहा गया है। तागाओं के घर शादी ब्याह के अवसर पर चूहरों को क्या मिलता था। तागाओं के घर शादी ब्याह के अवसर पर भोज का आयोजन होता था। बारातियों के भोजन के समय ये चूहर अपने अपने टोकरों के साथ बाहर बैठे रहते थे। भोजन के बाद जूठन उनके टोकरों में डाल दिया जाता था। जूठन रूप में पूरी मिठाई इत्यादि मिलने पर ये बड़े खुश होते थे। जिस बाराती में जितना अधिक जूठन मिलता था उसकी वे उतनी अधिक बड़ाई करते थे। जिसमें जूठन नहीं मिलता था उसकी बुराई भी करते थे। इस तरह उन्हें जूठन का बड़ा स्वाद था। जूठन के रूप में जो कुछ मिलता था तत्काल जो खाने लायक है उसको तो ये खा ही लेते थे, बाकी पूरी इत्यादि को बचा कर रखते थे और बाद में सुखाकर उसे तरह तरह का व्यंजन बनाकर खाते थे। क्या सोचकर लेखक का जी मितलाने लगा। लेखक के दिन बदल गए। वह अब सामान्य गरीब परिवार से अधिकारी बन गया, आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया, मुंबई रहने लगे। रहन सहन ऊंचा हो गया। गांव का मालिक सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह एक नौकरी के साक्षात्कार के सिलसिले में मुंबई पहुंचा। लेखक के यहाँ ही उसने रात्रि विश्राम किया, स्वादिष्ट भोजन किया। उसने भोजन की बड़ाई की बात सुनकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। जिस सुखदेव सिंह का पोता आज स्वाद ले लेकर भोजन कर रहा है, उसी के यहाँ शादी ब्याह के भोज के अवसर पर उसकी माँ को भोजन के लिए बड़ा अपमानित होना पड़ा। जूठी पत्तलों का संग्रह कर जूठन निकाल कर वह घर पहुंची। उस जूठन की याद कर लेखक को जी मितलाने, अर्थात जिस तागाओं का भोजन देखकर बचपन में वह बहुत लुभाता था, उन तागाओं के जूठन का आनंद के साथ ग्रहण करता था, उस जूठन की बात सोचकर लेखन का मन मितलाने लगता है। घर पहुंचने पर क्या देखकर उसकी माँ रो पड़ती है। अपने दुलारे प्यारे पुत्र की दशा देखकर रो पड़ी। जिस बेटे से उसे बड़ी उम्मीद थी, उस पर बड़ा अरमान था, उसकी दयनीय दशा देखकर वह भीतर से रो पड़ी। जिस बेटे से उससे बड़ी उम्मीद थी, उसे बदहाल दशा में देखकर मर्माहत हो लेखक की टांग लड़खड़ाने लगी थी। बस्ती तक पहुंचने में उसे लंबा चक्कर लगाना पड़ा। वह खाल की गठरी उठाए चल रहा था। भार के कारण उसका मन आकुल हो रहा था। सिर से पांव तक गंदगी भरी हुई थी। माँ लेखक को चूहरों के गंदे काम में नहीं लगाने की बात सोच रही थी, परंतु परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसे लगाना पड़ा। इसी बेबसी पर वह रो पड़ी। और अंतिम है, लेखक की भाभी क्या कहती है।
लेखक की दशा देखकर लेखक की भाभी क्या कहती है, इसका वर्णन है। खाल की गठरी लेकर लेखक जब घर पहुंचा तो उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। लेखक की बदहाली देखकर भाभी ने कहा, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। इस तरह आपने इस व्याख्यान में देखा कि वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर विस्तार से बात की गई। तो पाठ सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब हम दूसरे पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।